जय श्री राम सनातनी भाई बहन। जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रभु की भक्ति में लीन होंगे। आज जो हमारा वीडियो है वो आयुर्वेद पर है और ये मेरे फादर इन लॉ हैं जिनको मैंने रिक्वेस्ट करी है, जिन्होंने अपने 55 साल आयुर्वेद में दिए हैं, तो इनको काफ़ी नॉलेज है आयुर्वेद की। और इनकी जो नॉलेज है मैं चाहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को वो नॉलेज मिले, क्योंकि आयुर्वेद कहीं ना कहीं डिप्लीट होता जा रहा है वक्त के साथ। काफी लोगों ने प्रमोट किया है लेकिन वक्त के साथ वो डिप्लीट हो रहा है, काफी जड़ी बूटियां डिप्लीट हो रही हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उसको हम जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया आयुर्वेद हिंदुस्तान में, वो हम जानेंगे पापा जी से कि इसको हम कैसे बरकरार रख सकते हैं। तो नमस्ते पापा जी। नमस्ते। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग में। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपकी जो शुरुआती जर्नी है वो कैसे रही, आपके परिवार में किसने आयुर्वेद में कदम रखा और वो जर्नी कैसी रही और कैसे आप लोगों ने इतनी ग्रोथ पाई और नॉलेज पाई? असल में हमारे पिताजी से ही हमने ये सब कुछ सीखा है। हमारे पिताजी बताते थे कि हमारे फादर पिताजी के पिताजी और उनसे और पूर्वज ये कार्य करते आ रहे हैं, जो अनवरत जड़ी बूटियों का काम करते थे, आयुर्वेदिक दवाइयों का काम करते थे। हमारे परिवार में, हमारे घर में ही सारी औषधियाँ बनाई जाती थी, जैसे बटी गुटका है और आशा वरिष्ठ हैं, अर्क है, ये बहुत सी चीज़ें हमारे घर में खुद बनाई जाती थी। वो एक समय था कि जब जो है लाइसेंस की कोई प्रणाली नहीं होती थी, लाइसेंसिंग नहीं होती थी, तो सब अधिकतर वैद्य हकीम अपने अपने घर में दवाइयाँ औषधियाँ स्वयं बनाते थे, उनके परिवारजन उसमें सहयोग करते थे। और ऐसा अनवरत चलता रहा हमारे पिताजी के समय तक। पिताजी के इसके बाद जब भारत में मतलब भारत का शासन बना और उसमें लाइसेंसिंग प्रणाली को लाया गया, उसके तहत कुछ लोगों ने लाइसेंस लेकर कंपनियां स्थापित कर ली, जिनमें बड़ी बड़ी कंपनियां डावर हुई, बैद्यनाथ हुई, शर्मायु, इस तरह की ऊंजा फार्मेसी है, दूध पापेश्वर है। ये कंपनियों ने, कुछ लोगों ने अपने लाइसेंस लेकर उसको बिजनेस के रूप में बरकरार रख के वो आगे बढ़ते गए। कुछ लोग वहीं रुक गए, उनके पास साधन न होने के कारण वो अपने कुछ समय तक घर में औषधियां बनाते रहे और फिर वो कंपनियों की औषधियों को लेकर बेचना शुरू करने लगे। और उनको जब बनी हुई दवाइयां मिलने लगी तो उन्होंने अपने घर में बनाना कम कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ अनवरत अभी भी दवाइयां बनती हैं। हम लोग बचपन से ही ये कार्य सीखे हैं। मेरी उम्र लगभग 12-15 साल के लगभग रही होगी जिस समय हम अपने पिताजी के व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। अब हमारा पिताजी के साथ बैठना, जड़ी बूटियों की पहचान करना, जड़ी बूटियों को क्या उपयोग है वो सीखा धीरे धीरे। कैसे बनाई जाती हैं दवाइयाँ, कैसे लिक्विड बनते हैं, कैसे सायरप बनते हैं, कैसे गोलियाँ बनती हैं, वो सब हमने अपने पिताजी से लगातार सीखा है। उनके साथ बैठकर वो जब मरीजों को देखते थे तो वो किस तरह से मरीजों को देखते हैं वो देखा है। पिताजी के साथ सीखा कि वो किस तरह से पर्चे लिखते हैं, मरीज को कैसे डील करना है, कैसे उनको कैसे वार्तालाप करना है और किस तरह से उनको उनकी बीमारी के हिसाब से दवाइयों को चुनना है। तो ये मतलब आपने जो कहा जाए वो आपने अपने फादर साहब से सीखी? जी, ये चूंकि हमारे पिताजी से इसलिए सीखी कि हमारे बाबा जी या हमारे और पूर्वज वो हमारे जन्म से ही पहले चले गए थे जी। तो पिताजी से हमें बहुत कुछ मिला। पिताजी के लिखे हुए नुस्खे हमें मिले, हमारे बाबा के लिखे हुए हमारे नुस्खे हमारे पास अभी भी है। और कई बार आप बातों बातों में हम लोगों को बताते हैं कि वो किताब के और भाषाओं के बहुत ज्ञानी थे, तो हाँ, आप थोड़ा सा उसमें हमारे पिताजी को वो किसी स्कूल में तो नहीं पढ़े थे, ये बात सही है, पर हमारे पिताजी को पढ़ने का इतना शौक था जी कि उन्होंने हमारे सामने हमारे समय समय तक इंग्लिश
विद व्याकरण सीखी। हिंदी चूंकि हमारी मातृभाषा है, लेकिन वो उसको अच्छे से जानते थे, व्याकरण सहज जानते थे। हमारे पिताजी ने संस्कृत सीखी, और चूंकि हकीमी वगैरह जैसी पुस्तकों को भी पढ़ना या उनमें उनका ज्ञान लेना, इस वजह से उन्होंने उर्दू और फारसी भी सीख रखी थी। इस तरह से हमारे पिताजी 5 भाषाओं के ज्ञाता थे और बहुत अच्छे से उन्होंने अध्ययन किया। उनको बहुत से शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया जो संस्कृत और वगैरह में रहती है, तो उनको बहुत अच्छा अध्ययन रहा। कुछ आज भी उनकी किताबें मैं जब आपके घर जाता हाँ, हूं, हमारे तो यहाँ काफी सारी उनकी किताबों का अभी भी पूर्ण संग्रह है। हमने उस संग्रह को हटाया नहीं, अभी भी वर्तमान में विद्यमान है। हम चाहते हैं कि उनको डिजिटलाइजेशन करें, उसको नए रूप में लाएं, उनकी पीडीएफ वगैरह बनाएं। वो हमारा कार्य अनवरत जारी है। बहुत अच्छा। आपने जिस प्रकार बोला कि पहले सब घर पे बनाते थे, फिर धीरे से कंपनियां, लाइसेंसी कंपनियां आने लगी, जिस प्रकार डाबर हो गई, शर्मायु हो गई, पतंजलि हो गई। जी। तो क्या आयुर्वेद को अब ये कहा जाए कि एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करके उन्होंने प्रस्तुत करके जो रियल आयुर्वेद था, जो लोग अपने घर पे उगाते थे या जंगल से लाते थे, उसको नष्ट करके इस फॉर्म में, बाजार के फॉर्म में उन्होंने मेडिकल स्टोर खोल के डिस्ट्रीब्यूशनशिप चालू कर दी? नहीं, मतलब आयुर्वेद जो है वो पूर्ण रूप से शास्त्रों पर आधारित है जी। हमारे यहाँ आयुर्वेद के बहुत से शास्त्र हैं। हमारे ज्ञान के अनुसार हमें जितना जानकारी है, उसके अनुसार हम कहेंगे कि धन्वंतरी जी जब समुद्र मंथन हुआ था, तो वहां वो आयुर्वेद को लेकर आए थे, और उस आयुर्वेद को अनवरत जारी रखा हमारे ऋषि मुनियों ने। हमारे ऋषि मुनियों ने एक्चुअल कुछ शास्त्र लिखे जी। हमारे ऋषि चरक जी जो थे, ऐसा कहा जाता है कि चरक ऋषि जो है वो वनों में जाते थे, वो जड़ी बूटियों से बात करते थे, उनसे जड़ी बूटियां बात करती थी, ऐसा शास्त्र में लिखित है। हमारी जड़ी बूटियों से वार्तालाप करते थे, और जब वो किसी जड़ी बूटी को किसी उपचार के लिए लाते थे, तो उनको सत्सम्मान उनसे निवेदन किया जाता था, उनका पूजन करके उनको फिर लाते थे कि हम आपको इस कार्य हेतु ले जा रहे हैं और आप उसमें सफलता प्रदान करें। ये ऐसा होता था। मतलब उनसे विनती करते थे, फिर उनको लाते थे। ओके। तो ये जो है उन्होंने फिर महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखी जी, और इस तरह से बहुत सी पुस्तकें लिखी गई। महर्षि कश्यप ने कश्यप संहिता लिखी, और जैसे अभी हमारे उसमें शास्त्र है सार संग्रह, उसका नाम है आयुर्वेद सार संग्रह है। दूसरा है भैषज रत्नावली है। इस तरह से बहुत सी पुस्तकें हैं जो अभी भी उनकी प्रतियां हैं, और बहुत से प्रकाशन उनको अभी भी प्रकाशित करते हैं। कुछ पुस्तकें जो लोप हो रही हैं, उनका प्रकाशन नहीं हुआ। हमारे पास जो है, हम उनको संग्रहित करने की पूर्ण प्रयास कर रहे हैं और संग्रहित कर ही भी लेंगे। जी। अच्छा, मेरा अब ये आपसे प्रश्न है कि जैसे आयुर्वेद में आजकल काफी बीमारियां होती जा रही हैं, क्योंकि खान पान में जायज सी बात है, बहुत अंतर आ रहा है खाने की प्रणाली में, जीवन जीने की प्रणाली में। पहले जो होता था वो आज नहीं है। आज फास्ट लाइफ है, तो फास्ट फूड वाला जीवन है। हम तो कहते हैं कि भाई हमारी मैदा वाली जनरेशन है। तो इसमें कैंसर, आप देखिए हर परिवार से एक मरीज है। मेरी माताजी खुद ही ग्रसित थी उससे। कैंसर हो गया, HIV हो गया, ऐसी काफी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। तो क्या आयुर्वेद के माध्यम से समय पे पता चल जाए तो क्या इनका इलाज है? कि आयुर्वेद में इनका इलाज पूर्ण रूप से संभव नहीं है जी, क्योंकि ये जटिल बीमारियां हैं। ये उस समय ना तो होती थी जब हमारे ऋषि मुनियों ने उसमें शोध किया है, तो हमें ऐसा कोई वर्णन उसमें नहीं मिलता कि ये उसको ठीक कर सकें। ये फिलहाल तो आयुर्वेद में नहीं है, और नए पद्धति से अगर उसका इलाज कोई खोजा जाए तो आयुर्वेद पर कोई आजकल शोध नहीं करता, बहुत कम लोग शोध करते हैं। जी। अच्छा, तो इसमें इलाज आयुर्वेद में नहीं है? नहीं, ये इसमें इस तरह के इलाज नहीं है। इसमें बात से संबंधित इलाज हैं, जैसे शरीर में कहीं जड़ दर्द वगैरह जैसे होता है जी। और इसमें
क्या नाम है, बात है, पित्त से, पित्त को पित्त वगैरह जब होता है तो उसके इलाज है, बात पित्त कफ जैसी शिकायतें होती हैं, उन तरह के इलाज इसमें संभव है, वो ठीक भी हो जाते हैं। पर कुछ जटिल समस्याएं जो अभी आजकल के खान पान से उत्पन्न हो रही हैं, नई नई बीमारियां जो हो रही हैं, उनमें अभी इसका शोध होना चाहिए। पर जिस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने शोध किया है वो आज तक किसी और दूसरी तरह से शोध नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आप काफी बार बताते हैं कि मतलब अपन कहीं घूमने जा रहे हैं तो ये इस चीज की जड़ी बूटी है, ये इस चीज का पेड़ है। जी जी। तो कोई चाहे कि हम अपने घरों में, क्योंकि वन कटते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना इन्वेस्ट हो रहा है इंडिया में, इस समय जनसंख्या बढ़ रही है, तो वन कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, तो किस प्रकार उनको वो नॉलेज मिले कि हम इस जड़ी बूटियों से इसका इलाज होता है, क्या वो घर में उगा सकते हैं या कहीं उगा सकते हैं बाग बगीचों में? तो ये कैसी पुस्तकें हैं उपलब्ध क्या आज भी बाजार में? प्रथमतः ये हम बताते हैं कि जड़ी बूटियां जो हैं वो प्रकृति ने हमको दी है और वो प्राकृतिक रूप से ही अपने आप पैदा होती है। उनका जो है समय जो है बरसात में अधिकतर जो है जड़ी बूटियां अपनी पैदा होती हैं, और वो क्या नाम है इसका कि सर्दियों में वो सब औषधियां अपने यवन में आ जाती हैं। उन औषधियों को वहां फिर कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो उनको कलेक्ट करके लाते थे, जिनको सहारिया शब्द दिया जाता था, जो आदिवासियों में आते हैं, पर अब वो भी लुप्त होते जा रहे हैं जी। सहारियों को कोई इस तरह से प्रोत्साहन नहीं किया जाता कि वो उन जड़ी बूटियों को संग्रहित अभी भी करते रहे। उनके जो पूर्वज हैं वो बहुत कुछ जानते थे उन चीजों को कि ये कौन सी जड़ी बूटी है, कैसे इसको लाना है, किस ऋतु में ये तैयार हो जाती है। अब वो लोप होते जाते रहे हैं, सहारिया भी अब कम काम करते हैं, उनको दूसरे प्रलोभन दिए जाते हैं, वो दूसरे काम करने लगे। अब इन जड़ी बूटियों को रहा कि हम अपने घर में कैसे उगाएं, तो ये एक छोटा सा शोध का विषय है जो हमें स्वयं उस पर अध्ययन करना पड़ेगा। अच्छा जी। ये हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि अभी तक वनस्पति के जो उत्पन्न क्या कहते हैं उसको उत्पन्न करते हैं, वनस्पति विज्ञान वाले लोग जो हैं ना उसको उस पर शोध करते हैं, तो वो अन्य पेड़ों पर पौधों पर करते हैं शोध, पर इन्हों पे जड़ी बूटियों पर वो शोध नहीं करते सत्य बात है। सही तो ये है। अब जड़ी बूटियों को उगाना, उनको उसको जहां जड़ी बूटियां उगती हैं उसको देखो कि किस तरह से वो उग रही हैं, तो उनको फिर उसी हिसाब से अपन अपने यहाँ घर में भी उगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं उगाई जा सके, पॉसिबल है, पॉसिबल है। और ऐसी एक पुस्तक अभी मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश शासन ने कुछ छापी थी, वो पुस्तक अभी है उपलब्ध, उसका मुझे अभी वर्तमान में नाम याद नहीं है। वो पुस्तक मेरे पास है, उसमें कुछ जड़ी बूटियों को उगाने की विधि, किस समय में उनको उगाना है, किस तरह से बीज का वो मिलना है, वो सब उसमें कुछ वर्णित है। लेकिन वो एक ही दो पुस्तकें सामने रह गई, उसमें सारी जड़ी बूटियों का उगाना संभव नहीं। तो कुछ ही जड़ी बूटियां बची हैं। वही है, वक्त के साथ इतनी चीजें बदल गई हैं कि हर चीज लुप्त होती जा रही है जी। अब मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है, आपने इतने बेबाकी से हर चीज बताई कि आपने जो 55 साल की आयु में आपको कोविड हुआ, आपने 80% लंग आपके डैमेज थे, कहा जाए तो एक तरीके से ये आपका नया जीवन मिला आपको ईश्वर की देन से। तो आपने इन सालों में क्या सीखा जो आज की यंग जनरेशन को मोटिवेट करे, जो उनको मेहनत करने पर मजबूर करे? क्योंकि अब मोबाइल वाली जनरेशन आ गई है, लोग अपना ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल में नष्ट कर देते हैं। तो किस प्रकार वो मोबाइल चलाते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखें और मतलब मेहनत करें जीवन में, और कुछ अपने जो गोल्स हैं, उनके जो विजन है, उसको कैसे अचीव करें? तो आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, गोल तो पहले से निश्चित करना चाहिए जीवन में, जैसे कि हमें भविष्य में क्या करना है या हमें अगले 2 साल 1 साल में क्या करना है। हम लॉन्ग लाइफ सोचें 10-20 साल बाद क्या करना है वो नहीं, हमें 1-2 साल के हिसाब से अपने गोल को पहले बनाओ, उस गोल को पूरा करके उस लक्ष्य को
प्राप्त करने के बाद अगला लक्ष्य लेना चाहिए। जी, छोटे गोल्स बनाने चाहिए, उनको अचीव करिए, फिर नया गोल डिसाइड। अपन सीधा 20 साल का अगर कोई गोल बनाते हैं तो सीधे उस तक पहुंचने के लिए हमें उसमें ज्यादा मेहनत करनी है। पर छोटे छोटे गोल को अगर अपन बनाकर आगे चले तो वो एक गोल पूरा हुआ, दो साल, उसके बाद वो अगला गोल हमारा क्या है कि उससे उन्नत कोई दूसरा गोल है। जी। इस तरह से अगर अपन सीढ़ी दर सीढ़ी चलाएंगे तो शायद हम उस गोल को आखिरी गोल तक पहुंच भी जाएंगे। तभी वो सक्सेस की सीढ़ी बनती है। हम पहली सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हम सीधा आखिरी सीढ़ी पर पहुंच जाएं, वो संभव नहीं है। तो थोड़ा पापा अपना कोविड के बारे में बताइए, जो आपको कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट रखा उस दौरान। देखिए, कोविड तो एक ऐसी बीमारी थी जो किसी को भी नहीं मालूम था कि ये क्या है। जी। हकीकत तो यही है कि हमारे ना तो साइंस में ऐसा कुछ था, ना हमारे आयुर्वेद में इसको कोई जानता था। इसको कोई किसी ने नहीं जाना। ये किसी तरह से नए नए वायरस आज के खान पान की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं। आज के हमारे वातावरण में ये चीजें जो गंदगियां फैल रही हैं मार्केट में, प्लास्टिक का बहुत उपयोग हो रहा है। अब नहीं जानते हैं कई लोग क्या है कि चाय को प्लास्टिक के ग्लास में, प्लास्टिक के कप में पीना शुरू कर दिए। तो ये प्लास्टिक से गर्म होकर वो हमारे उस चाय में मिक्स हो जाती है। सत्य बात। अब वो क्या केमिकल उसका हुआ, साइंस की तरह से देखें, केमिस्ट्री की तरह से देखें तो प्लास्टिक एक कोई केमिकल ही तो है। अब वो केमिकल गर्म होके या उसका कुछ दूसरा नया केमिकल बनता है, वो केमिकल हमारी बॉडी के लिए क्या रासायनिक क्रिया करके, क्या रासायनिक क्रिया करता है, हमें कितना उसका दोष होते हैं, वो हमको हमारे शरीर में विद्यमान हो जाते हैं। तो इस तरह से किसी तरह से वो ये नई बीमारी उत्पन्न हुई है। ये तो नहीं कह सकता, अभी तक शोध का विषय है कि क्या था, किस तरह ये उत्पन्न हुआ। पर कोविड से बहुत नुकसान हुई। ये बात तो है कि किसी के लंग्स खराब हुए, तो किसी को हार्ट की शिकायत हुई, किसी की पेनक्रियाज जो है वो जिसको स्वाद पिंडू भी बोलते हैं वो खराब हुए, डैमेज हो गए। तो किसी को शुगर की शिकायत हो गई, किसी को लंग्स में हो तो हांफने और उसकी शिकायत हो गई, दमा हो गया। तो ये तो कोविड से हुआ है। प्राकृतिक मार थी वो वक्त काफी बुरा था। हाँ, वो वक्त इतना बहुत बुरा था। उस सब से हमारे भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने उसको झेला है, और वो किस तरह से उससे बाहर आए हैं वो तो साइंस ने ही जो कुछ किया वो हुआ है। जी। चलिए, इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करेंगे, और जो पापा ने पुस्तक का नाम लिया वो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा। और मुझे इनसे बात करके यही मिलता है कि हम अपनी सरकार से निवेदन करें कि आयुर्वेद में भी शोध करें, और जो आजकल नई बीमारियां हैं उनसे लड़ने की कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां मिलें, जिससे शरीर का काटा फीटी या नाश कम हो, और आयुर्वेदिक के माध्यम से उसका इलाज हो। जी। धन्यवाद पापा जी इस वीडियो के लिए। जय श्री राम सनातनी भाई बहनों, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में एंजॉय करते रहिए। जय श्री राम।